हेलो। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। आज हम बात करेंगे कि मेंटेनेंस के केस में पति की गिरफ्तारी कब हो सकती है। अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचे, क्योंकि मैं अपने व्यक्तिगत आधार पर आप लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचाता रहता हूँ, ताकि कि आप लोगों को फ़ायदा हो कि सीआरपीसी 125 में मेंटेनेंस के केस में ऑर्डर हो जाने के बाद, फाइनल ऑर्डर या इंटरिम ऑर्डर हो जाने के बाद में पति की गिरफ्तारी कब हो सकती है। नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप लोग अगर संपर्क करना चाहें तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अगर हमसे मिलना चाहें तो आप लोग हमसे आगरा में मिल सकते हैं। अपनी बात स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जब भी कोई महिला सीआरपीसी 125 का भरण पोषण के लिए कोई परिवाद दाखिल न्यायालय में करती है, तो ये जो प्रोसीडिंग है वो पूरी की पूरी सिविल प्रोसीडिंग है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं है ये। और सीआरपीसी 125 के तहत में कोई इंटरिम ऑर्डर या फाइनल ऑर्डर हो जाने के बाद में जो इसमें 125(3) जो सीआरपीसी का जो प्रार्थना पत्र दिया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि भरण पोषण नहीं दिया जा रहा है, भरण पोषण की डेट पे पैसा नहीं दिया जा रहा है, पैसा दिलाया जाए। उसके लिए क्या करता है कि मजिस्ट्रेट है ना, मजिस्ट्रेट अपनी ऑर्डर शीट पे मेंशन करेगा, आपको सम्मन जारी करेगा कि आप आइए, बताइए आगे क्यों नहीं आप पैसा देना चाहते हैं, आप कोर्ट के आदेश के मुताबिक आप पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास होती है ना, उस अपॉर्चुनिटी को हम लोग सही तरीके से यूज नहीं कर पाते। हम लोग जवाब नहीं देते, हमारे वकील साहब जवाब नहीं देते, हम कोई आपत्ति नहीं देते। इस पे हमने एक बहुत अच्छा वीडियो आपको बना रखा है कि किस तरीके से आपत्ति देनी है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने क्या ऑर्डर दिया है, उस पर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। लेकिन सीआरपीसी 125(3) का जो प्रार्थना पत्र जाता है, उस पर सबसे पहले मजिस्ट्रेट की ये जिम्मेदारी बनती है कि पहले पार्टी को सम्मन किया जाए, और सम्मन करके उससे ये पूछा जाए कि आखिर में जो ऑर्डर हुआ है उस ऑर्डर पे अब तक पेमेंट क्यों नहीं किया गया और क्यों नहीं किया जा रहा है। तो हमें उस पर आपत्ति देनी चाहिए, ऑन फाइल आपत्ति देनी चाहिए, और उस नोटिस का मतलब ही यही होता है। आपने देखा होगा कि आपकी ऑर्डर शीट है, ऑर्डर शीट पे मेंशन तो रहता है कि प्रतिवादी को यानी पति को सम्मन भेजा जाए, लेकिन उस सम्मन की तामीली भी कभी कभी नहीं होती है, तामीली भी नहीं मिलती है उसकी, और डायरेक्ट वारंट निकाल दिए जाते हैं, वसूली वारंट निकाल दिए जाते हैं। तो वसूली वारंट कब निकाले जा सकते हैं? सीआरपीसी 125(3) का प्रोसीजर ये कहता है कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक अगर पैसा नहीं दिया जा रहा है, कोर्ट के आदेश को वायलेट किया जा रहा है, तो 125(3) के तहत में प्रार्थना पत्र दिया जाएगा, सम्मन किया जाएगा, उस पर हमें आपत्ति देनी होती है, लेकिन हम लोग आपत्ति नहीं देते हैं, इसलिए हम लोग डिफीट खा जाते हैं। फिर मजिस्ट्रेट क्या करता है, सीपीसी के प्रोसीजर के थ्रू वो वसूली वारंट जारी कर देता है, डायरेक्ट वसूली वारंट जारी कर देता है। जबकि ये प्रोसीजर साफ तौर से मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि 128 सीआरपीसी का कॉम्प्लायंस नहीं किया गया। 128 सीआरपीसी का जिसमें कहा गया कि अगर मजिस्ट्रेट के किसी ऑर्डर का अगर वायलेशन होता है, तो उस मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती है कि उस अधिकार क्षेत्र के मजिस्ट्रेट जहां पे प्रतिवादी रहता है उससे ये कार्रवाई करवाए, उसको भेजेंगे या कुछ भी करेंगे। खैर मैं इसमें पूरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें महिलाएं फ़ायदा उठा जाएंगी। अगर आप लोगों को व्यक्तिगत तौर पे अगर कोई जानकारी चाहिए हो तो हम आपको दे सकते हैं। तो सम्मन के लिए आदेश किया गया, सम्मन पे आप नहीं गए, आपने अपना पक्ष नहीं रखा, आपने आपत्ति नहीं दी, तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, जिसने फैमिली कोर्ट ने जहां से फैमिली कोर्ट से आदेश पारित हुआ, वो क्या करते हैं, सीधा सीधा वसूली वारंट का आदेश जारी कर देता है। लेकिन वसूली वारंट वसूली होगी किस चीज की? क्योंकि महिला ने तो बहुत सारी चीजें मनगढ़ंत लिख दी हैं, एफिडेविट में भी लिख दी है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा जाता है, बहुत बड़ी तनख्वाह मांगी जाती है, बहुत सारी प्रॉपर्टी मांगी जाती है, बहुत सारी चीजें मांगी जाती है। आखिर में वसूली होगी किस चीज की?
तो वहाँ पे वसूली वारंट जारी करने से पहले मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती है कि उस महिला से अपने पति की इनकम या प्रॉपर्टी या कुछ भी ऐसा कोई साक्ष्य दिया जाए जिसके ऊपर वसूली हो सके, तभी तो वारंट जारी होंगे। लेकिन वो वारंट क्या करते हैं, वो सीधा पुलिस के पास भेज देता है, जबकि ये प्रोसीजर सीधा गलत है, क्योंकि 128 सीआरपीसी का कंप्लायंस होना चाहिए। अगर वसूली वारंट में कोई प्रॉपर्टी पति के नाम नहीं निकलती है, कोई इनकम नहीं निकलती है, या वो महिला कोई प्रॉपर्टी अटैच नहीं करवा पाती है जिसपे वसूली वारंट जारी किए जाते हैं, तो यहाँ पे जो वसूली वारंट जो जारी किया जा रहा है ना डायरेक्ट तौर पे, बिना प्रॉपर्टी को अटैच कराए, मतलब मनमानी तरीके से, ये इलीगल है। पुलिस के पास में भेज दिया जाता है, ये भी इलीगल है, जबकि 128 सीआरपीसी का कंप्लायंस कराना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, और 125(3) में नीचे की 2 लाइनें हैं, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अगर पति किसी रखेल को रख रहा है, या किसी के साथ लिव इन में रह रहा है, या उसने दूसरी शादी कर ली है, तो एक पर्याप्त कारण है पत्नी का दूर रहने का, मेंटेनेंस देने का। और मजिस्ट्रेट वारंट तभी जारी कर सकता है जब पति इस चीज को मना करे कि नहीं साहब, मेरे पास पैसा तो है लेकिन मैं देना नहीं चाहता, मैं अपनी पत्नी को रखना नहीं चाहता, तभी वो वारंट जारी कर सकता है। जब वसूली में जब कुछ चीजें नहीं निकलेगी, जब कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सिविल केस है, ये क्रिमिनल केस नहीं है। सीआरपीसी का चैप्टर 9 है, उसमें साफ स्पष्ट है कि 125 से लेकर 28 तक सीआरपीसी की जो प्रोसीडिंग है वो पूरी पूरी सिविल नेचर की होगी। जब पति के पास कुछ नहीं निकलता है, यानी अभियुक्त के पास कुछ नहीं निकलता है, या प्रतिवादी के पास कुछ नहीं निकलता है, तो फिर मजिस्ट्रेट तब लड़के को जेल भेज सकता है जब वो साफ तौर पे मना करे कि नहीं, मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता, मैं नहीं रखना चाहता, या मेरे पास पैसा है मैं देना नहीं चाहता, तब वो 1 महीने की जेल भेज सकता है। और वो भी सिंपल नेचर की सिविल जेल, कठोर कारावास नहीं है। लेकिन उससे पहले 128 सीआरपीसी का कंप्लायंस कराया जाएगा। आपने बहुत सारे केसों में देखा होगा कि अगर जैसे सपोज 2019 में कोई फाइनल ऑर्डर हो गया और महिला ने आके 2020 में, 2021 में, या 2022, 23 XYZ उसने आके 125(3) का प्रार्थना पत्र लगा दिया और उसने पीछे का बैक का पूरा मांगा है, 3 साल का पूरा इकट्ठा मांगा है उसने कि साहब हमारा इतना मेंटेनेंस हो गया, तो ये भी गलत है। कोर्ट क्या कर देती है कि सब इकट्ठा एरियर बना के ऑर्डर कर देती है, लड़के के ऊपर पूरा बोझ बना देती है। जबकि सीआरपीसी 125(3) में कहा गया है कि 1 साल के अंदर का ही आपको मिलेगा। जैसे सपोज 2019 में कोई ऑर्डर हुआ है तो 2019 से लेके 2023 तक का पूरा मांग लेती है, लेकिन नहीं, करंट ईयर जो होगी करंट ईयर का ही मांग सकते हैं, एरियर का कोई प्रावधान नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का साफ तरीके से यह है कि किसी भी पति पे इतना बर्डन नहीं डालना है कि वो आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाए या बोझ बन जाए। और सीआरपीसी 125(3) में साफ तरीके से लिखा है कि करंट ईयर का जो होगा, पिछला कितना भी बना रहे वो मैटर नहीं करता, वो नहीं दिया जाएगा, लेकिन करंट ईयर का जो है वो दिया जाएगा। और 128 में कॉम्प्लायंस होगा। और अगर पति देने से मना करता है, रखने से मना करता है, या कोई रखेल रखे हुए है, तो फिर वो 1 महीने के लिए, 30 दिन के लिए जेल भेजा जा सकता है। तब वो भी कंडीशनल है। मजिस्ट्रेट अपनी मर्जी से कोई वारंट जारी नहीं कर सकता। और आपको देखना पड़ेगा कि जब भी कोई सम्मन की प्रक्रिया होती है वो आपको मिलना चाहिए। आपको देखना पड़ेगा कि ये सम्मन आपको तामील हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी चीज ये है कि अगर वसूली वारंट जारी किए जा रहे हैं मजिस्ट्रेट की तरफ से, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि फाइल में जो परिवादी है उसने कोई प्रार्थना पत्र ऐसा दिया है। अगर उसने कोई प्रार्थना पत्र ऐसा नहीं दिया है कि साहब इनके वसूली वारंट जारी किए जाएं, और मजिस्ट्रेट अपनी मर्जी से वसूली वारंट जारी कर रहा है, तो वो भी इलीगल प्रोसेस है। अगर गिरफ्तारी की बात आती है तब भी मजिस्ट्रेट अगर गिरफ्तारी वारंट जारी कर रहा है, तो बहुत सारी ऐसी लीगलिटीज हैं जिनको आप ऊपरी अदालतों में चैलेंज कर सकते हैं। हालांकि मेरे सामने ऐसे कई मामले आए जिनमें लोगों के 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए हो गए। मैंने किसी को कोई पैसा नहीं देने दिया,
और एक बात मैं आपको बता दूं कि 2-3 साल का इकट्ठा जो पैसा होता है ना, मजिस्ट्रेट बाउंड करते हैं कि नहीं आप पैसा दीजिए, पूरा देना पड़ेगा, आदेश कर देते हैं, तो वो पूरा तरीके से इलीगल है और 125(3) का जो कॉम्प्लायंस है ना, वो पूरी तरीके से गलत हो जाता है, क्योंकि 12 महीने के अंदर ही मेंटेनेंस दिया जा सकता है। करंट ईयर का ही दिया जाता है, पिछला नहीं दिया जाता है। ये मेंटेनेंस कोई बोझ नहीं है, ये केवल भरण पोषण की राशि है, सुख सुविधाएं हैं, बाकी का कुछ नहीं है। और अगर आपके पकड़ में आ जाता है कि आपकी पत्नी ने झूठ बोल के आदेश कराया है, एफिडेविट में गलत तथ्य दिए हैं, गलत प्रॉपर्टी अटैच कराने की बात कही है, तो आप उस प्रॉपर्टी को तलब करने के लिए अपनी वाइफ को तलब कर सकते हैं। उसके लिए 340, 344, 345 की जो जिस तरीके की कार्रवाई लाई करते हो आपके मैटर में, वो आप कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो आप लोगों तक हम साझा करते रहेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कि लोगों तक जानकारी पहुंचे। क्योंकि पुरुष जो मर रहा है ना, आत्महत्या करने को जो विवश है, वो केवल इसी बोझ से है, क्योंकि उसका सारा पैसा जो है वो केसों में चला जाता है, उसके बाद ये कोर्टों का ये वर्डन। तो इसी को बचाने के लिए हमने ये व्यक्तिगत मुहिम चलाई है। आप लोग मेरी मदद करो, हम आपकी मदद करेंगे।